नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। तो इस विषय के अंतर्गत हम लोग जो पाठ्यक्रम 6 है, जो कि सब अंतिम पाठ्यक्रम है, जिसका कि शीर्षक है व्यापार में जीविकोपार्जन के अवसर, मतलब किस प्रकार से व्यापार के माध्यम से आप अपनी जीविका का अर्जन कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और आज जो हम पाठ पढ़ेंगे वो है पाठ 20 उद्यमिता। इसका प्रथम भाग हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज हम इसका अंतिम भाग पढ़ेंगे। और साथ साथ आपको ये भी बताना है कि जो हम लोग ये पाठ पढ़ेंगे, पाठ 20 उद्यमिता, ये आपका जो व्यवसाय अध्ययन विषय है उसका सबसे अंतिम पाठ है। ठीक है, तो आज के बाद हमारे जो ये लेक्चर होंगे, जो वीडियोस हैं जिसमें हम डिस्कस करते हैं, ये सब समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि आज आपका पाठ खत्म हो जाएगा और आपका विषय भी समाप्त हो जाएगा। तो पाठ शुरू करने से पहले फिर आप लोगों से एक बार मैं अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो शेयर करूंगा, जो कि है 7895860757। तो आप लोग अपनी कोई भी प्रॉब्लम होती है बिजनेस स्टडीज से संबंधित या किसी और विषय से संबंधित, तो आप लोग हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से मैसेज करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग आपकी उन समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। और साथ साथ आप लोगों से फिर एक बार अनुरोध है कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे दोस्त जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे इन वीडियोस को और हमारे जो ये चैनल है इसको जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए आज का जो पाठ है वो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जो पिछले वीडियो में हमने देखा था उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। हमने सबसे पहले उद्यमिता का अर्थ जाना था कि किस प्रकार से जो उद्यमी होता है वो एक नई खोज को अपनी जो व्यवसाय की जो चतुरता है उसके माध्यम से, जो बिजनेस एक्यूमेन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसके माध्यम से एक आर्थिक माल में बदलता है, जिसके माध्यम से वो लाभ कमाता है। ठीक है, उद्यमी होने का महत्व हमने जाना था कि किस प्रकार से उद्यमिता देश के विकास में सहायक होती है और जो ऐसे देश प्रगति करते हैं जहां पर की बड़ी मात्रा में उद्यमी होते हैं। एक सफल उद्यमी के गुण के बारे में हमने जाना था कि एक सफल उद्यमी होने के लिए आपके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। ठीक है, तो आज हम जो सबसे पहले बात करेंगे वो बात करेंगे एक उद्यमी के कार्यों के बारे में। तो एक उद्यमी अगर आप हैं तो आपको क्या क्या कार्य करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको उद्यम के अवसरों की पहचान करनी होगी, विचारों को कार्यान्वित करना होगा, संभाव्यता अध्ययन करना होगा, संसाधनों को उपलब्ध कराना होगा, उद्यम की स्थापना करनी होगी, उद्यम का प्रबंधन करना होगा और साथ साथ उद्यम की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रयत्न करने होंगे। इन बिंदुओं को एक बार एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले है उद्यम के अवसरों की पहचान। तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप देखें कि किस किस प्रकार के उद्यमों के अवसर आपके आसपास हैं और आप किन अवसरों का लाभ उठाकर अपनी जीविकोपार्जन प्राप्त कर सकते हो। ठीक है ना, आप अपना जीविकोपार्जन कर सकते हो। तो इन अवसरों की पहचान करना उद्यमी के लिए आवश्यक है। जैसे कि आपको पता है विश्व में व्यवसाय करने के बहुत से अवसर हैं और कौन सा अवसर आपके लिए ठीक है वो चुनना एक उद्यमी का काम है। इनका आधार, जो व्यवसाय है उनका आधार होता है मानव की आवश्यकताएं। मानव को भांति भांति की आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है ना, जैसे खाना, फैशन, शिक्षा आदि, जिसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है और उसी हिसाब से आपको जो उद्यम के अवसर हैं वो भी परिवर्तित होते रहते हैं, नए नए अवसर आपको मिलते रहते हैं। एज ए उद्यमी आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन उद्यम के अवसरों को पहचानें और उसके हिसाब से व्यवसाय खड़ा करें। आम आदमी को इन अवसरों की समझ नहीं होती, किंतु एक उद्यमी इनको अन्य व्यक्तियों की तुलना में शीघ्रता से भांप लेता है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। अभी आपने देखा होगा, अभी जब ये कोरोना वायरस आया तो इस समय बहुत सारी जो शराब के जो कारखाने थे वो बंद हो गए, शराब की फैक्ट्रियां बंद हो गई, लेकिन उन्होंने अवसर का लाभ उठाते हुए सैनिटाइजर बनाने के लिए अल्कोहल का उपयोग किया और अपने जो कारखाने थे दोबारा शुरू कर दिए, वो लोग सैनिटाइजर बनाने लगे। ठीक है ना, तो उन्होंने उस अवसर को पहचाना और नए प्रकार का व्यवसाय शुरू कर दिया। ठीक है ना, तो ये होते हैं अवसर। ठीक है, ये होते हैं उद्यम के अवसर, उनको पहचानना किसका कार्य है, उद्यमी का कार्य है। अगला है विचारों को क्रियान्वित करना या कार्यान्वित करना।
तो उद्यमी उन विचारों, उत्पादों, व्यवहारों की सूचना एकत्रित करता है जो बाजार की मांग को पूरा करने में सहायक होता है। एक उद्यमी ये बहुत सारे आंकड़े जुटाता रहता है कि किस किस प्रकार के जो व्यवहार हैं या उत्पाद हैं या विचार हैं वो बाजार में हैं, और जिसके आधार पे कि वो बाजार की मांग निकालता है कि बाजार को किस प्रकार की वस्तुओं की या सेवाओं की आवश्यकता है, ठीक है ना, और उनको पूरा करने में वो प्रयत्न करता है, ठीक है ना, कोशिश करता है और उनको पूरा करने में सहायक होता है। इन एकत्रित सूचनाओं के आधार पर उसे लक्ष्य प्राप्ति के लिए कदम उठाने पड़ते हैं। जो वो इकट्ठा करता है सूचना, उसके माध्यम से उसको लक्ष्य प्राप्ति के लिए वो कदम उठाता है। अगला है संभाव्यता अध्ययन। इसके अंतर्गत क्या है, उद्यमी स्टडी करता है, पढ़ाई करता है, अध्ययन करता है, अपने प्रस्तावित उत्पाद जो वो बनाना चाह रहा है अथवा सेवा जो वो देना चाह रहा है उसके बाजार की वो जांच करता है, कि वो देखता है कि भाई जो मैं प्रोडक्ट या जो सर्विस देने वाला हूँ उसके बाजार में मांग है या नहीं है। मांग है तो कौन कौन सा वो वर्ग है जो कि मांग कर रहा है, ठीक है ना, किस किस प्रकार का किस राज्य से मांग है या किस एज ग्रुप से मांग है, किस उम्र के लोग उसको पसंद कर रहे हैं उसके उत्पाद को या सेवा को। और साथ साथ फिर आने वाली जो समस्याएं हैं उन पर विचार कर उत्पाद की संख्या कितनी संख्या में होना चाहिए, मात्रा तथा लागत के साथ साथ उपक्रम को चलाने के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति के ठिकानों का भी ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक है ना। तो वो जो ये संभावनाएं हैं उन सबका अध्ययन करता है, उसके आधार पर उत्पाद की संख्या, उत्पाद कितनी मात्रा में बनना चाहिए वो सब चीजें डिसाइड करता है। साथ साथ जो वो अपना उद्यम चलाता है उसको चलाने के लिए जो संसाधन आवश्यक हैं, ठीक है ना, वो कहाँ से मिलेंगे उसे, वो उनके ठिकाने कहाँ हैं, उनका ज्ञान भी प्राप्त करता है। तो ये सब संभाव्यता अध्ययन के अंतर्गत वो करता है, और उसके बेस पर इन सब चीजों को अध्ययन करने के बाद, इसकी स्टडी करने के बाद वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता है जिसको कार्य प्रतिवेदन बनता है कहते हैं। और इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर वो अपने जो उद्यम है उसकी स्थापना करने के लिए आगे बढ़ता है। तो ये बेसिक जो पहला जो वो स्टडी करेगा वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगा जिसमें कि सारी चीजें उसने लिखी होंगी कि कहाँ कहाँ से माल लेगा, किस किस प्रकार से, किस विधि से वो जो वस्तु है उसका निर्माण करेगा या किस प्रकार की सेवा देगा, ये सारी चीजें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखी होती हैं। अगला है संसाधनों को उपलब्ध कराना। अब उसने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना ली, इसके बाद वो देखेगा कि भाई संसाधन कहाँ कहाँ से लेने हैं, ठीक है ना। तो उद्यम को सफलता से चलाने के लिए उद्यमी को बहुत से साधनों की आवश्यकता पड़ती है, उसको बहुत सारे साधन चाहिए होते हैं, जैसे पैसा हो गया, जो मजदूर हैं वो हो गए, ठीक है ना, मशीनें हो गई। तो इस प्रकार के बहुत सारे संसाधनों की उसका आवश्यकता पड़ती है। ये साधन हो गए द्रव्य यानी कि पैसा, मशीन, कच्चा माल और मानव शक्ति या मानव। इन सभी साधनों को उपलब्ध कराना उद्यमी का एक आवश्यक कार्य है जो कि उद्यमी को करना होता है। अगला है उद्यम की स्थापना। ये सब चीजें, संसाधनों का इंतजाम भी कर लिया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना ली, सब कुछ कर लिया, उसके बाद अब वो क्या करेगा, उद्यम की स्थापना। तो एक उद्यम की स्थापना के लिए उद्यमी को कुछ वैधानिक मतलब कुछ लीगल, ठीक है ना, जैसे उसको हो सकता है अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना हो, ठीक है ना, या अगर हो सकता है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कुछ परमिशन लेनी हो, कुछ अनुमतियां लेनी हो, ठीक है ना, अगर इस प्रकार का वो कुछ प्रदूषण करने वाला है तो उसको वो चीज़ें लेनी होंगी। अपने जो एम्प्लॉयज़ रखेगा, जो जो नौकरी पे जिनको रखेगा उनके कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होंगी, उनके साथ तय करेगा कि किस किस प्रकार से सैलरी देगा, या उनका ईपीएफ अगर कटवाना होगा तो वो चीज़ देखेगा, ठीक है। तो उसको बहुत सारी जो वैधानिक कार्रवाइयाँ हैं वो पूरी करनी होती हैं, स्टेचुटरी जो कंप्लायंसेस होती हैं वो करनी होती है, वैधानिक जो कुछ ज़रूरतें होती हैं उनको निपटाना होता है। उसे एक उपयुक्त स्थान का चुनाव करना होता है जहाँ पर कि उसको उद्यम को लगाना है। फिर जो स्थान का करने के बाद चयन, उसको फिर देखना है कि किस प्रकार का उसको भवन करना है। भवन मतलब मकान बनाना है, जो जो फैक्ट्री का कॉम्प्लेक्स है वो किस प्रकार का बनाना है, भवन भवन को डिजाइन करना, मशीन को लगाना, मशीन कहाँ लगेगी, तथा अन्य बहुत से कार्य करने होते हैं, ठीक है ना, उद्यम की स्थापना के अंतर्गत। इसके बाद है जब उद्यम की स्थापना हो गई तो अब है उद्यम का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट। अब वो अब देखेगा कि किस किस प्रकार से मशीन को चलवाना है, कितने लोग काम पे रखने हैं, ठीक है ना, ये सब प्रबंधन में आता है। उसे मानव, माल, वित्त, माल का उत्पादन तथा सेवाएं सभी का प्रबंधन करना होता है, सबको मैनेज उसको
करना है, सबका मैनेजमेंट उसकी जिम्मेदारी है। उसे प्रत्येक माल एवं सेवा का विपणन भी करना है, मतलब उसको बेचना है, मार्केट में ले जाके मार्केटिंग करनी है, जिससे कि विनियोग जो उसने पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट किया है, विनियोग किए धन से उचित लाभ उसको प्राप्त हो सके, ठीक है ना, उसको सही जो रिटर्न है वो मिल सके अपने इन्वेस्टमेंट का। केवल उचित प्रबंध के द्वारा ही इच्छित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अगर प्रबंध ठीक नहीं रहता है तो कई बार उद्यमों को बंदी का सामना करना पड़ता है, उद्यम बंद होने की कगार पर भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रबंधन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्रियाकलाप है जो कि एक उद्यमी को करना होता। तो आपने देखा कि किस प्रकार से छोटी छोटी चीजों को लेते हुए, जोड़ते हुए कुल मिला के लास्ट में उद्यम बनता है। फिर उसको उद्यमी को उस उद्यम का प्रबंधन भी करना होता है। कई सारे जो कार्य हैं वो उद्यमी को करने होते हैं। इसके साथ साथ जब स्थापना हो गई, प्रबंधन वो कर रहा है, फिर उसके बाद उसको अपने उद्यम की वृद्धि, मतलब उसको किस प्रकार से बड़ा करे और उसका विकास किस प्रकार से करे, इस पर भी ध्यान देना होता है। तो एक बार इच्छित परिणाम प्राप्त होने के उपरांत उद्यमी को उद्यम की वृद्धि एवं विकास के लिए अगला ऊंचा लक्ष्य खोजना होता है, ठीक है ना। वो अब अगर छोटे से कॉम्प्लेक्स में चला रहा है फैक्ट्री, तो हो सकता है अगर उसकी डिमांड ज्यादा है तो उसको एक और बड़ी फैक्ट्री बनानी पड़े। तो उसका अपना अगला लक्ष्य, जो अगला ऊंचा लक्ष्य है, वो खोजना होता है। कब? जबकि एक बार उसकी मर्जी के परिणाम आने लगे, ठीक है ना। एक बार उसको जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो अगर प्राप्त हो गए, जो उसने चाहा था वो परिणाम मिलने लगे, उसको उस प्रकार की डिमांड उसकी आने लगी माल की, तो उसको क्या है, फिर उसको वृद्धि और विकास के लिए अगला ऊंचा लक्ष्य खोजना होता है। तो पहला काम तो है इच्छित परिणाम प्राप्त करना। उसके बाद जब इच्छित परिणाम आपको मिल गए, सही रिजल्ट आपको मिल गए, तो उसके पश्चात आप देखेंगे कि किस प्रकार से आपको ग्रोथ पर ध्यान देना है, ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करनी है। तो उद्यमी जो होता है वो एक निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के पश्चात संतुष्ट नहीं होता है, ठीक है ना। वो प्रयास करता है, वो जो चाहता है कि उत्कृष्टता उसको मिले। उत्कृष्टता हो सकता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में हो, ठीक है ना, या फिर वो देखेगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी से अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना, या उसका जो माल है वो पूरे देश में पहुंचना चाहिए, देश के बाद फिर वो देखेगा कि पूरे ग्लोब में पहुंचना चाहिए, मतलब पूरे विश्व में पहुंचना चाहिए, ठीक है ना। तो उत्कृष्टता की प्राप्ति के लिए, मतलब परफेक्शन के लिए, वो सतत प्रयत्नशील बना रहता है, वो हमेशा कोशिश करता रहता है किस चीज की, परफेक्ट करने की चीजों को, ठीक है ना, और अधिक से अधिक परिष्कृता परिष्कृता लाने की, ठीक है ना, और अधिक से अधिक चीजों को परिष्कृत करने की, ठीक है। तो ये जो थे कुल मिला के उद्यमियों के कार्य थे। अब है कि एक अगर हमें लघु उद्यम की स्थापना करनी है तो वो किस प्रकार से की जाती है, ठीक है ना। एक जो छोटा जो उद्यम है, छोटा एंटरप्राइज है, वो किस प्रकार से उसकी स्थापना की जाती है। तो यदि आपके पास ये गुण हैं तथा इन सभी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए आप तैयार हैं, तो आप भी अपना उद्योग प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास उद्यमी वाले गुण हैं और आप जो उसके लिए आवश्यकताएं होती हैं उसको पूरा करने के लिए तैयार है, तो आप भी अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं। परंतु अपने उद्यम को स्थापित करने का विचार करने से पूर्व एक लघु व्यवसाय स्थापित करने के लिए आवश्यक विभिन्न कारकों की जानकारी आपको प्राप्त कर लेनी चाहिए, जो कि हम इस जो अभी पढ़ेंगे वो सारे कारकों की बात करेंगे जो कि आपको जानकारी होनी चाहिए अगर आप एक लघु व्यवसाय यानी कि छोटा बिजनेस लगाना चाहते हैं, छोटा एंटरप्राइज लगाना चाहते हैं। तो एक लघु उद्योग की स्थापना में लघु सब जो कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वो हैं कि लघु व्यवसाय कौन स्थापित कर सकता है, वित्त का प्रबंध कैसे होगा, मतलब पैसे का जुगाड़ कैसे होगा, व्यवसाय का चुनाव आप कैसे करें, ठीक है ना, आपको कौन सा बिजनेस लगाना है वो कैसे आप सेलेक्ट करेंगे, संगठन के स्वरूप का चयन, मतलब आपको छोटे लेवल पे काम करना है, बड़े लेवल पे काम करना है, ठीक है ना, किस प्रकार का संगठन रखना है आपको, ठीक है ना। आपने बहुत सारे पढ़े थे संगठन के स्वरूप, उनमें से कौन सा लेना है, जैसे कि आपने पढ़ा था एक एकल एकाकी व्यवसाय होता है, ठीक है ना, एकल स्वामी वाला, एकल स्वामित्व वाला व्यवसाय होता है, साझेदारी वाला होता है, ठीक है ना। साझेदारी भी कई सारी मतलब प्रकार की साझेदारी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी वाली साझेदारी भी होती है, सीमित दायित्व वाली साझेदारी भी होती है। ऐसे ही फिर कंपनी भी होती है, ठीक है ना, पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी होती है। तो इनमें से कौन सा स्वरूप आपको लेना है वो आप
चयन करेंगे। फिर आप स्थिति मतलब कहाँ पर आपको रखना चाहिए अपनी लोकेशन अपने बिजनेस की, वो देखेंगे। फिर आप श्रम की उपलब्धि के बारे में भी बात करेंगे कि श्रम की उपलब्धि है या नहीं है, आपको जो मानव शक्ति चाहिए वो आपको मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, मिल पाएगी तो किस प्रकार से, किस किस दर पर मिलेगी, ठीक है ना, कितना पैसा आपको उसमें खर्च होगा, ये सब चीजें आपको देखनी होंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लघु व्यवसाय कौन स्थापित कर सकता है। तो एक लघु व्यवसाय की इकाई कोई भी व्यक्ति स्थापित कर सकता है, ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति स्थापित कर सकता है, वो चाहे पढ़ा लिखा हो, पुराना उद्यमी हो या नया हो, व्यवसाय चलाने का उसको अनुभव हो या नहीं हो, शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, अशिक्षित हो, वो भी कर सकता है। पृष्ठभूमि चाहे उसकी ग्रामीण, वो गांव से आया हो या शहर से आया हो, ठीक है ना। तो कोई भी व्यक्ति एक लघु उद्यम की स्थापना करने को स्वतंत्र है, ठीक है ना। अगला है वित्त का प्रबंध, मतलब पैसे का इंतजाम। तो उद्यमी को विश्लेषण कर ये ज्ञात करना होगा, उसको पूरी कैलकुलेशन करनी होगी कि व्यवसाय में उसको कितने पैसे की आवश्यकता होगी और कितने समय के लिए होगी। साथ साथ उसको ये भी होना चाहिए कि वो उन पैसे का इंतजाम वो कहाँ से करेगा, ठीक है ना। तो मशीनरी, जो भवन, उपकरण, ये सारी जो चीजें हैं, जो कि ऐसी चीजें हैं जो लंबे समय तक चलती हैं, उनके लिए जो खर्चा किया जाता है उसको बोलते हैं स्थायी पूंजी, ठीक है ना। वो जो खर्चा कहलाता है, वो जो धन खर्च होता है वो स्थायी पूंजी कहलाता है। जबकि माल क्रय करना, मतलब जो माल आप, जिससे आप कच्चे माल से जो अपना वस्तु तैयार कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको खरीदना हो, मजदूरी देनी हो या वेतन देना हो, किराया देना हो, टेलीफोन बिजली का बिल देना हो, इन सब के लिए जो धन खर्च करते हैं उसको बोलते हैं कार्यशील पूंजी, ठीक है ना। तो दो प्रकार की पूंजी हो गई, एक तो हो गई स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। तो जो उद्यमी है उसको इन दोनों प्रकार की पूंजियों का इंतजाम करना होता है, दोनों प्रकार के वित्त का प्रतिप्रबंध एक उद्यमी को करना होता है, ठीक है। अगला है व्यवसाय का चुनाव। तो व्यवसाय करने की प्रक्रिया तब से प्रारंभ हो जाती है जब उद्यमी सोचना शुरू कर देता है कि वो किस चीज का व्यवसाय करे। जब वो सोचना ये शुरू कर देता है कि भाई कौन सा उद्यम उसको लगाना चाहिए, कौन सा व्यवसाय लगाना चाहिए, ठीक है ना, तब से ही व्यवसाय करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है ना। एक बार उसके दिमाग में विचार आया, तब से व्यवसाय करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। वह बाजार की मांग को देखते हुए व्यावसायिक अवसरों पर सोच सकता है, वो मांग को ध्यान में रखते हुए देख सकता है कि कौन कौन से व्यावसायिक अवसर उसके सामने, कौन कौन से व्यावसायिक अवसर उसके सामने हैं, और वो उनकी उसके हिसाब से निर्णय ले सकता है। साथ साथ व्यवसाय की लाभप्रदता, मतलब कितना लाभ व्यवसाय से मिल सकता है, अथवा जो जोखिम है वो कितना है, जोखिम की स्थिति क्या है, उस पर विचार कर लेने के पश्चात ही व्यवसाय की कौन सी दिशा ठीक रहेगी, इसके बारे में उद्यमी को निर्णय लेना चाहिए, ठीक है ना। उसको देख लेना चाहिए कि किस प्रकार का जो बिजनेस वो करे जिसमें कि उसको लाभप्रदता ज्यादा हो, ज्यादा लाभ मिले और जोखिम कम हो, ठीक है ना, रिस्क कम हो और रिटर्न ज्यादा हो, इसके हिसाब से उसको निर्णय लेना चाहिए। अगला है संगठन के स्वरूप का चयन। तो फिर मैंने ये सभी आपको बताया था कि किस प्रकार का उसको बिजनेस का संगठन रखना है। संगठन के विभिन्न स्वरूपों के विषय में आप जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ रूप का चयन करना होगा। सामान्यतः जब आप छोटा उद्योग करना चाहते हैं, लघु उद्यम जब आप चुनते हैं, तो आपको एकल व्यवसायी अथवा साझेदारी का रूप उसको देना चाहिए, ठीक है ना। कंपनी वाली चीज में आपको नहीं जाना चाहिए, लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी में भी नहीं जाना चाहिए। लिमिटेड लायबिलिटी जो पार्टनरशिप होती है उसकी तरफ भी आपको नहीं देखना चाहिए। आपको सिंपल जो एकल व्यवसाय वाला है या फिर साझेदारी का जो रूप है उसका चुनाव करना चाहिए। अगला है स्थिति। तो व्यवसाय कहाँ शुरू किया जाए, इस स्थान के चुनाव में विशेष सावधानी आपको बरतनी चाहिए। आपका जो व्यवसाय है वो बहुत सारे कारकों पर डिपेंड करेगा। उसकी जो लोकेशन है आपको देखना पड़ेगा, वहाँ आपको कच्चा माल आसानी से मिल जाना चाहिए, आपको जो लेबर रखनी है, जो मजदूर रखने हैं वो वहाँ पर आसानी से मिल जाने चाहिए, और साथ साथ आप जो माल बना रहे हैं उसकी खपत भी आसपास ही होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपने माल बनाया और आपको कई सैकड़ों किलोमीटर दूर जाके बेचना पड़ रहा है, ठीक है। आपका जो बाजार है वो भी आसपास
होना चाहिए। एक उद्यमी अपने स्थान पर अथवा किराए के स्थान पर व्यवसाय शुरू कर सकता है। स्थान विषयक निर्णय लेते समय उद्यमी को बहुत से कारकों, जैसे मैंने आपको बताया, बाजार की निकटता, श्रम की मतलब मजदूरों की उपलब्धता मतलब मौजूद है या नहीं, यातायात की सुविधा, बैंकिंग तथा संवहन की सुविधाएं आदि पर विचार करना चाहिए। ठीक है ना। तो इतने सारी चीजें जो हैं, बहुत सारे कारक होते हैं। मतलब जो व्यवसाय शुरू करना, भले ही वो लघु हो या वृद्ध हो, उसमें बहुत सारे कारकों का ध्यान आपको रखना पड़ता है। अगला है श्रम की उपलब्धि। एक उद्यमी अकेला ही व्यवसाय को नहीं चला सकता, उसको अपनी सहायता के लिए कुछ व्यक्तियों को नौकरी पर रखना होगा। विशेष रूप से निर्माण कार्य, यानी कि जब कंस्ट्रक्शन का अगर आप काम करना चाह रहे हैं कोई, उसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसे प्रशिक्षित अथवा अर्ध प्रशिक्षित कारीगरों को रखना होगा। प्रशिक्षित मतलब जो पूरे ट्रेंड हो, और अर्ध प्रशिक्षित मतलब जो हाफ ट्रेंड हो, जिनको कि आपको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग देनी पड़े। कार्य शुरू करने से पूर्व उद्यमी को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि क्या उसे किए जाने वाले कार्यों के लिए उचित प्रकार के कर्मचारी वहां आसपास में मिल जाएंगे, ठीक है ना, या नहीं। तो उसको उन उन लोगों का जुगाड़ कर लेना चाहिए। अगर आसपास भी नहीं मिल रहे तो वो दूर से भी ला सकता है, ठीक है ना। अच्छा पैसा अगर उनको देगा तो बाहर से भी लोग काम करने आपके यहाँ आ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा व्यवसाय अध्ययन का विषय पूरा समाप्त होता है। इस विषय में अगर आपको कोई भी कहीं भी कुछ पूछना हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7895860757। अगले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो ये हमने मॉड्यूल पढ़ा था, इस मॉड्यूल और इससे पिछला वाला जो मॉड्यूल था, उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है। तो आप लोगों से अंत में फिर एक बार वही अनुरोध है कि आप लोग अपने दोस्तों, अपने ऐसे परिचितों जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हैं, उनके साथ हमारे इन वीडियोस को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।